नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेकंड टेस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर का। ठीक है, पहला टेस्ट मैंने आपको कराया था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने उसे दोबारा करके देखा होगा। अब पेपर में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस पेपर पर ही करना है और प्रीवियस पेपर को बार बार ऐसे कर लेना है कि उनमें स्पीड आए और उनके क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएँ, क्योंकि यही उम्मीद की जाती है कि जैसा पहले पेपर आया है, जैसा पिछली बार पेपर आया है, जैसे क्वेश्चन पिछली बार आए हैं वैसे ही क्वेश्चन आगे आने की उम्मीद होती है। तो कम से कम आप उन क्वेश्चनों को जल्दी कर पाएँ। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन 1 से अपना। देखें, इसमें कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 240. It was sold at a discount of 10% on the mark price. If the profit is 8%, then what is the cost price of that item? तो देखो, आपसे इस क्वेश्चन में एक तो अंकित मूल्य दे रखा है। उसने बोला है कि इस अंकित मूल्य पर वो 10% डिस्काउंट देकर बेच रहा है। यदि उसे 8% लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो, आपको ध्यान रखना है, जब भी डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, तो रिलेशन होता है CP अपॉन MP। CP अपॉन MP इक्वल टू 100 माइनस 100 माइनस करना है हमें डिस्काउंट परसेंट, अपॉन में लिखना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये रिलेशन होता है, ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। आप देखिए, उसने बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो आप देखो 100 में से 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे, आपका होगा 90। और उसके बाद उसने बोला है यदि 8% लाभ हो रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे आप 8%, तो ये हो जाएगा 108। तो आप इसकी कटिंग करेंगे, ये रेशो जो बनेगा हमारा CP और MP का रेशो बन जाएगा। 18 से काटेंगे आप 5 बार, 18 से काटेंगे आप 6 बार, तो हमारे पास MP तो आ गया हमारा 6 और CP हमारे पास आ गया 5। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए MP हमें दे रखा था 240, हमने 6 के इक्वल रख दिया है 240। ठीक है, तो 6 के इक्वल 240 है, 1 के इक्वल होगा 40 और 5 के इक्वल आप निकालेंगे तो ये होगा 200। तो आपका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। देखो, मैंने इसमें बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया नहीं है, बस मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखवाया है, आपको याद रखना है। पेपर की नज़रिए से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बेसिक अभी से। ठीक है ना। और मेरा सेशन चल ही रहा है, मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद प्रॉफिट लॉस ही शुरू करूँगा, उसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दूँगा कि हम ये रिलेशन ले क्यों रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कह रहा है द इनकम ऑफ A इज़ 60% मोर देन द इनकम ऑफ B। जो A की इनकम है वो B की इनकम से 60% ज़्यादा है। अगर आप B की 100 मानोगे तो A की इनकम आपको 160 लेनी पड़ेगी, 60% ज़्यादा है। उसके बाद वो कह रहा है एंड द इनकम ऑफ C इज़ 45% लेस देन द टोटल इनकम ऑफ A एंड B। जो C की इनकम है वो A और B की टोटल इनकम का 45% जब आप निकालेंगे और उसे माइनस करेंगे तब आपकी C की इनकम आएगी। उसने बोला है A और B की टोटल इनकम से 45% लेस है। तो देखो, A और B की इनकम का टोटल करेंगे, उसका 45% निकाल कर माइनस करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट उसका 55% निकाल दीजिए, दोनों बात एक ही है। भाई, अगर मेरे पास किसी नंबर का 45% उसमें से माइनस करना है तो कुल मिलाकर उसका 55% ही बचेगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप देखें, A, B और C, ये 3% की बात कर रहा है। हम पहली लाइन पढ़ते हैं, A की आय B की आय से 60% अधिक है, तो B की आय हमने मानी 100, तो A की आय होगी 60% ज़्यादा 160। उसने बोला है C की आय A और B की कुल आय से 45% कम है, तो इन दोनों की आय का टोटल लूँगा मैं 260 और इनकी आय का डायरेक्ट ही मैं 55% निकाल रहा हूँ। भाई, या तो 45% निकाल कर मैं माइनस करूँ या फिर मैं डायरेक्ट इसका 55% निकाल दूँ। आप 5 से काटेंगे इसे 11, 5 से काटेंगे इसे 20, 20, 20 से काट लीजिए आप इसे 13, 13 की गुणा 11 में करोगे तो आपको बताया था कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो जिसमें 11 के मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों डिजिट ऐसी रहती हैं, बीच में उनका टोटल आ जाता है। तो 1 और 3 तो ऐसे ही रहेगा और बीच में इनका टोटल आ जाएगा, तो ये 143 होगी मल्टीप्लाई।
अब उसने हमसे पूछा था देन बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ सी, बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ सी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए की इनकम से कितना कम है। तो जिससे पूछा है वो नीचे आना है, ए से पूछा है तो ए अपन में आना है, और कितना लेस है सी वो माइनस करके लिखना है। देखो ए जो है सी से एक्स्ट्रा है, सी जो है ए से कितना लेस है, तो ये 17 लेस है। अब किस पे देखना है मुझे, ए पे 160 पे, तो कितना परसेंट है आप इसकी गुणा कर लीजिए। आप देखें कटिंग करें, आप देखेंगे तो ये आपका आया 170/16। जब आप इसे भाग करेंगे तो 160 होगा तो 10 बार कट जाएगा, ठीक है जी। आपका बचेगा 10/16, यानी कि 1/16 में डेसिमल लगना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 1/16 की वैल्यू 6.25 लिखवाई थी, तो आपको हो जाएगा 10.625 परसेंटेज टेबल की ही वैल्यू आई है ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये कह रहा है मान लीजिए कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। देखो कोई नंबर है जिसे आप 12 से भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे और 27 से भाग करेंगे, और डिवाइड करने पर हमेशा 7 रिमाइंडर आ रहा है आपका। ये कह रहा है संख्या x के अंकों का योग कितना है। तो जो संख्या वो 4 अंकों की है उसे x माना हुआ है, उसके अंकों का योग आपसे पूछा है इसमें। तो कह रहा है लेट x बी द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 27 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। हर केस में 7 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि अगर उस नंबर में से हम 7 माइनस कर दें तो वो संख्या इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। इसने कहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर ऑफ x। देखो नंबर जो है वो उसके डिजिट का सम पूछा है। आप देखिए मुझे किसी नंबर को 12 से डिवाइड करना है और किसी नंबर को 15 से डिवाइड करना है, और उसी नंबर को मुझे 20 से भी डिवाइड करना है, और उसी नंबर को 27 से भी डिवाइड करना है, और वो डिवाइड करने पर 7 बचना चाहिए शेषफल। तो देखो जब आप उसके अंकों का जोड़ लगाओगे, जब उसकी डिजिट का सम करोगे तो डिजिट का सम में भी 7 जुड़ा हुआ ही आएगा, और जब 7 जुड़ा हुआ आएगा तो वो नंबर इन नंबरों से डिवाइड नहीं होने वाला। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि मैं किस नंबर में से 7 घटा दूं कि वो या तो 3 से डिवाइड हो जाए या फिर वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो मैं इसमें से घटा रहा हूँ 7, यहाँ आ रहा है 9, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अगर मैं इसमें से 7 घटा दूँ तो मेरे पास आ रहा है 6। तो देखो ये मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 9 भी तो आ रहा है हमारे पास। अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ 7 तो मेरे पास आएगा 4, मैं इसमें से 7 घटा देता हूँ तो मेरे पास आएगा 10। तो देखो पॉसिबल आंसर तो मेरा यही है पहला, ठीक है, और यही आंसर है। तो आपको ये अप्रोच लगानी है। अब आप देखिए मैंने 9 से और 3 से कटने वाला नंबर ही क्यों देखा, मैंने 4 से 5 से कटने वाला नंबर क्यों नहीं देखा। आप देखें जब भी मेरे पास डिविजिबिलिटी का रूल आता है तो डिविजिबिलिटी के रूल ही बताते हैं कि हमें कौन सा नंबर कब चेक करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2 से, तो 2 से डिवाइड नंबर तब होगा जब उसकी यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होने का रूल होता है कि डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। ऐसे ही 9 का रूल भी ये होता है कि डिजिट का सम 9 का टेबल हो या फिर 9 का मल्टीपल हो जाए। तो आप देखिए इसने डिजिट का सम करवाया है, डिजिट के सम पे हमारा जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो 3 या 9 ही लगता है। तो इसी वजह से हमने 3 और 9 ही चेक करें, 4 चेक नहीं करेंगे भाई। 12 को हम चेक नहीं कर सकते, 12 का मतलब 4 तिया 12 होता है, हम 4 चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 का भी रूल लास्ट की 2 डिजिट है, ना कि डिजिट का सम। तो इसी वजह से हमारा आंसर हो गया 16। अब इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कैसे करना है फिर देख लेते हैं। पर एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही हिट करना है ऑप्शन से, क्योंकि आगे आने वाले सवाल क्या पता लेंथी हो, उसका टाइम आपको पहले से ही बचा कर चलना है, शुरुआत से ही क्वेश्चन में टाइम बचाते हुए चलना है। आप देखो मैं इसके फैक्टर करूँगा 4 × 3, इसके फैक्टर करूँगा 5 × 3, इसके फैक्टर करूँगा 4 × 5। इसके फैक्टर मैं करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जो मैंने फैक्टर किए हैं आप उन्हें ध्यान से देखिए। मैंने उसके फैक्टर, जैसे कोई 2 की पावर है तो 2 की पावर में 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 16 आता है, ठीक है ना। तो 2 की पावर में ही फैक्टर करे हैं और 3 की पावर को अलग रखा है और 5 की पावर को अलग रखा है। ऐसे नहीं करा है कि 12 के फैक्टर मैंने 6 दूनी 12 कर दिया हो, मैंने 4 तिया 12 ही करा है। तो मैंने सेपरेट फैक्टर किए हैं। आप देखिए 15 को मैंने 5 तिया 15 लिखा है, 20 को भी मैंने 4 पंजे 20 लिखा है। देखो 2 की पावर अलग है और 5 की पावर अलग है।
अब 27 को मैं नहीं लिखूंगा, क्यों? 27 का मतलब 3 की पावर 3 ही होता है, तो ये 3 का मैक्सिमम फैक्टर है, इसमें कोई और फैक्टर नहीं आ रहा है। अब मुझे इसका निकालना है एलसीएम, क्योंकि ये सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो नंबर बड़ा होगा तो इनका एलसीएम देखना है। तो देखो एलसीएम के लिए मुझे देखना है इन सब में जो बड़ा नंबर हो और सब में आ रहा हो। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं 4, देखो 2 का पावर में 4 आ रहा है, 4 ले लिया हमने। उसके बाद में देखूँगा 3 का पावर सबसे बड़ी क्या है? 27, तो 3 की सबसे बड़ी पावर हो गई 3, यानी कि 27। उसके बाद क्या बच गया हमारा? 5 बच गया, बाकी सब नंबर तो ले चुके हम, तो 5 की और गुणा कर ली। तो आप देखेंगे कि 27 चौका 108 पंजे 540, तो जो इनका एलसीएम बनेगा वो 540 बनेगा। तो 540 तो हमारा 3 डिजिट का नंबर है, हमें बताना है 4 डिजिट का मिनिमम नंबर। तो आप देखें अगर मैं 540 का डबल कर दूं तो ये 4 डिजिट में पहुंच जाएगा और सबसे छोटा नंबर होगा ये, तो मैं 540 का डबल कर देता हूं, तो ये बना मेरे पास 1080। तो आप देखें 1080 एक ऐसा नंबर है जो 12, 15, 20 और 27 से कंप्लीटली डिवाइड होगा और 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर है। और उसने कहा था कि डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर होना चाहिए, तो 7 हमने इसमें जोड़ दिया, तो जो नंबर है वो जो x माना हुआ है वो नंबर हमारा आ गया 1087। 1087 हमारा आ चुका। इसके डिजिट का सम पूछा था, देखो 8 और 1 9 और 7 16, तो डिजिट का सम आ गया 16। ठीक है जी, यही आंसर है। आप देख लीजिए बेसिक क्या था इस सवाल को करने का, लेकिन करना इसको आपसे ऑप्शन से ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 0.58, ये 58 के ऊपर बार है, ये गलती से मिस्टेक हो गई है इसमें, ये 53 के ऊपर बार है। ठीक है जी, इसमें 8 के ऊपर बार है केवल और इसमें 53 के ऊपर बार है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 5/33 है, ये 10/21 है, ये ठीक है बाकी। ठीक है, क्वेश्चन पता चल गया होगा आपको क्या है, ये ऊपर बार नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 8 के ऊपर बार है और ये 53 के ऊपर बार है। अब हम सोल्व कर लेते हैं इसे। देखो आपको ध्यान रखना है, पहले कुछ चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो आराम से कर सकते हैं इसे। देखो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बिल्कुल 1 या 2 लाइन का ही क्वेश्चन है, बस आपको याद हो चीज़ें कैसे करनी है। आप देखें 0 पॉइंट, अगर मेरे पास कोई डिजिट लिखी है ए और बी, ऐसा मान लो 23 है, 53 है, 73 है, कुछ भी हो सकता है, तो 0 पॉइंट ए बी है, तो केवल बी के ऊपर बार है, या फिर मेरे पास 0 पॉइंट कोई 2 डिजिट का नंबर है ए बी और इन दोनों के ऊपर ही बार है। तो मैं इन दोनों को लिखूंगा कैसे? तो आप देखें कि जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे लिखे जाते हैं। देखो क्यों लिखे जाते हैं ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ये सवाल सोल्व करने तो आपको ये याद रखना है डायरेक्ट। तो बी के ऊपर है बार, केवल 1 डिजिट है तो उसके लिए 9 आ गया। 0 पॉइंट है डेसिमल के इधर और बार से पहले, तो आपको देखना है डेसिमल के बाद और बार वाले नंबर से के बीच में कितने नंबर हैं। तो केवल 1 नंबर है, जितने नंबर होंगे उतनी जीरो आएंगे। अगर 2 नंबर होते तो 2 जीरो आती। क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा सुन लीजिए आप। जो डेसिमल है और जो बार वाला नंबर है उनके बीच में कितने नंबर हैं, तो उनके बीच में 1 नंबर है तो 1 जीरो आएगी, 2 नंबर तो 2 जीरो आएंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 डिजिट का नंबर है ये ऊपर लिख देना है ए और बी, और इसमें से माइनस करना है। माइनस क्या करना है, जो हमारे पास ए आ रहा है ना, इसी जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो नंबर इस पूरे नंबर में से माइनस करना है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें 2 नंबरों के ऊपर बार है, दोनों नंबर के ऊपर बार है, तो दोनों नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 आएंगे नीचे। ठीक है जी, 2 9 नीचे आ गए। उसके बाद आपको देखना है डेसिमल के बाद और बार के बीच में कोई नंबर है अगर, तो उसकी जीरो आएगी। यहाँ तो कोई नंबर नहीं है तो उसके लिए हमारे पास कोई जीरो नहीं आने वाली है। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी ये एज इट इज़ आ जाएंगे, इसमें से कुछ माइनस नहीं होने वाला है। मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा नंबर है वो माइनस तब होता जब हम इसमें डेसिमल और बार के बीच में कोई नंबर आ रहा होता और उस पर बार नहीं होता। ठीक है जी, अब आप देखें मैं इसको एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास 0.23 के ऊपर बार है, तो आप देखें यहाँ पर 3 के ऊपर बार है केवल, तो 9 आ गया। डेसिमल और बार के बीच में 1 नंबर आ रहा है तो 0 आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये 23 में से माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है 2, तो ये होगा 21 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है जी, अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसा होता 0.52 इस पूरे के ऊपर बार होता तो मेरे पास होता 99 और 0 को यानी नहीं है, ये 52 एज इट इज़ आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए समझते हैं। ठीक है, ये आपका
समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, मैं इस सवाल को सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है सोल्व, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 8 के ऊपर केवल बार है, तो ये 5 माइनस होगा इस पूरे नंबर में से पहले, तो 5 माइनस करिए, आपका आ गया 53, ठीक है। और जितने नंबर के ऊपर बार है उसके लिए 9 आना है नीचे, और डेसिमल के बाद में और 8 से पहले, मतलब बार वाले नंबर से पहले कोई नंबर है तो उसके लिए 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 53 डिवाइड बाई 90, और आगे डिवाइड में आपके पास दे रखा है ये 53 के ऊपर ही बार है, मैंने बताया था ना यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो 53 के ऊपर ही बार है, तो ये हमारे पास 53/99 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद गुणा में दे रखा है, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं हम, उसके बाद मल्टीप्लाई में दे रखा है 5/33 और प्लस 10/21 डिवाइड, इसको भी कंप्लीट लिख देते हैं, 14 एकम 14 और 1 15/14, 15/14 ऑफ करके हमें दे रखा है 5/3, ठीक है जी। और आगे माइनस करके दे रखा है 5/3 गुणा 1/10। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। देखो आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूरा ना लिखें, आपको जो जो मिलता रहे उसे सोल्व करके आगे सोल्व करते रहें, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने की वजह से लिख रहा हूँ। जब आप इसको डिवाइड को हटाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 53 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई 99 डिवाइड बाई 53 इंटू 5/33। तो देखो मल्टीप्लाई में ही है, इसी वजह से मैंने इसका ब्रैकेट हटा दिया है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 33 या 99 होते हैं। अब देखो 5 या 15, 15 से काटोगे 90 को तो 6 आ जाएगा, और 53 से 53, तो आपका यहाँ पर बन गया है 1/6। अब आगे देखिए आपका कितना बन रहा है, ये 10/21 तो एज इट इज़ रहना है जी, और यहाँ पर पहले आपको ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा। आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा, तो डिवाइड से पहले ऑफ सोल्व होता है, तो पहले इन दोनों की गुणा कर लेना आप, तो ये हो जाएगा 15×5 = 75 और ये हो जाएगा 14×42। अब आप देखना कि डिवाइड है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, गुणा कर देंगे, 42 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 21 दूनी 42, 20 है ये, तो आपको 5 से कटिंग करना है, 5 चौक 20 होता है, 5 से काटेंगे 15, तो हमारे पास आ गया बीच में 4/15, तो प्लस के 4/15, ठीक। अब आगे माइनस करके जो लिखा हुआ है उसको देख लीजिए आप कटिंग करेंगे 5 से 30 को 6 बार, तो ये हो गया 1/6। तो आप सिंपल सी चीज़ देखिए, 1/6 से 1/6 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना है 4/15, ठीक है। बिल्कुल देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल स्मूथली सोल्व करना, आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, वरना गलती जरूर हो जाएगी इसमें, ठीक है। जितने आराम से करोगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। बस जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया है कि डेसिमल जो बार वाले सवाल थे 9 वाला, उसका जरूर ध्यान रखना आप। क्वेश्चन देखते हैं 5, क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसमें कहा है कि 16,380 रुपये हैं की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1 और 3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2 और 5, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2 और 3 है। सी के हिस्से में कितनी राशि आई है? तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कह रहा है ए सम ऑफ 16,380 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी सच दैट। तो हमें 16,380 रुपये हैं, 16,380 रुपये हमें ए बी सी डी में बांटने हैं। कह रहा है द शेयर ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 1:3। तो ए और बी का जो रेशो है, ए और बी का जो रेशो है ये हमारा 1:3 है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है बी और सी आर इन द रेशो 2:5। बी और सी का जो रेशो है वो 2:5 है, ठीक। बी और सी का जो रेशो है वो 2:5 है। उसके बाद उसने बोला है एंड शेयर ऑफ सी एंड डी आर इन द रेशो 2:3। सी रेशो डी का जो रेशो है वो 2:3 है, ठीक है जी। हो गया हमारे पास, ये पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 2:3 ही है। कह रहा है हाउ मच अमाउंट हैज़ कम टू सी शेयर, हमें सी के रुपए बताने हैं कितने हैं। तो देखो इससे आसान सवाल क्या होगा, आपको रेशो निकालना है ए बी सी डी का, ए बी सी डी का रेशो निकाल कर 16,380 से डिवाइड करना है और उसमें सी का हिस्सा बता देना है बस। तो आपको अनुपात बनाना है। देखो पता नहीं आप किस तरीके से करते हो, इस तरीके से करते हो नहीं, लेकिन आप इसमें मल्टीप्लाई करें, मैं आपको बता रहा हूँ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, मुझे ए बी सी डी का रेशो निकालना है डायरेक्ट।
तो देखो आप देखें, हमें क्या देखते हैं, हम जब भी रेशो वाला देखते हैं बेसिक से, तो जो कॉमन होता है उसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ए बी बी सी का रेशो, तो बी और बी को इक्वल करेंगे, क्योंकि ए बी और बी सी में बी कॉमन आ गया। ऐसी ए बी सी डी, तो ये 4 रेशो हैं। तो आप देखें यहाँ पर बी और सी और यहाँ बी और सी, इन दोनों को इक्वल करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीपल की गुणा कर देंगे। देखो कैसे, ये है 2, ये है 2, तो 2 दूनी 4 होता है। इस 4 की गुणा कर दो ऊपर वाले रेशो में, ये होता है 3 पंजे 15, इस 15 की गुणा कर दो नीचे वाले रेशो में बस। तो 4 की गुणा करेंगे आप, ये होगा 4, 3 की गुणा करो, 4 की गुणा करोगे 3 में, हो जाएगा 12। ठीक, उसके बाद आप देखें 15 की गुणा करेंगे 2 में 30, और 15 की गुणा करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 45। तो ये हमारे पास अनुपात हो गया 4, 12, 30 और 45। अब इस रेशो में हमें डिवाइड करना है, सी बताना है। तो आप देखो 12 4 16, 16 और 45 होते हैं 61, 61 और 30 होते हैं 91, यानी कि सारे रुपए जो हैं 91 हैं। यानी कि 16,380 जो है वो हमारा 91 के इक्वल है। हमें बताना किसके इक्वल है, 30 के इक्वल, क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे डिवाइड, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। आप देखो ये फैक्टर है 13 और 7 का, तो पहले मैं 13 से 7 से काट लेता हूँ। चलो 7 से काटा 13, 7 से काटते हैं इसे, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 तिया 21, फिर 2 बच गया, 7 चौक 28, 0। 13 से काटेंगे आप इसे, तो हालांकि 26 निम्मा होते हैं, 13 से 18 बार कट जाएगा, फिर भी हम काट लेते हैं। 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, ठीक है जी, ये हो गया 180। तो हमारे पास क्या बना है, सी का हिस्सा 180 गुणा 30। तो 180 गुणा 30 करोगे तो 18 तिया 5400, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5400। ठीक, आगे देखते हैं। इसने बोला है आगे क्वेश्चन में, रोशन को 1620 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है। रोशन ने 1620 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है। उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया है। उसका प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको सेलिंग प्राइस बताना है कि उसका प्रति किलोग्राम सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आप देखें, रोशन बॉट 36 kg ऑफ शुगर, रोशन ने 36 kg शुगर बॉट की है फॉर रुपीज़ 1620। बाय सेलिंग इट ही अर्न ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 kg ऑफ शुगर। तो आप देखो, जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो आप थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देना। आप डायरेक्ट ही इस लाइन को सोल्व करना कि 36 kg शुगर परचेज की है और उसे सेल करने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है 6 kg शुगर के एसपी के बराबर। तो देखो 36 जो है, 36 शुगर का एसपी जो बराबर होता है वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो 36 kg ऑफ एसपी इक्वल टू होगा 36 के सीपी और प्लस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 6 के एसपी के इक्वल। तो हमने जोड़ दिया, देखो सीपी में एसपी जोड़ दिया, जो सीपी में प्रॉफिट जोड़ दिया, एसपी के इक्वल बन गया। अब आप देखिए 6 एसपी है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 एसपी इक्वल टू है 36 सीपी। तो ऐसा बोल सकते हैं, ये बोल रहा है कि 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 36 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के। ऐसा भी बोल सकते हैं आप। आप देखें, जो हमारे पास 1620 रुपये दिए हैं, तो 36 का सीपी है, तो मैं इसके इक्वल भी रख सकता हूँ इसे 1620 रुपये को। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है वो। उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। तो उसे सेलिंग प्राइस बताना है पर केजी का। देखो सीपी पूछता तो मैं 36 से डिवाइड कर देता, सीपी आ जाता एक शुगर का, 1 kg शुगर का। मुझसे एसपी पूछा है तो 30 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 1 kg शुगर का एसपी आ जाएगा। तो 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 54 162 होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 54। ठीक है, तो इसी तरीके से टैकल करना क्वेश्चन को, एक लाइन लगेगी बस लिखने के लिए और सही हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। उसने बोला है एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो उसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में की जाती है तथा उसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में की जा रही है। यानी कि हमारे पास जो वार्षिक किस्त है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो प्रत्येक किस्त 3872 है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। देखो ब्याज बताना है, तो ब्याज होता है मूलधन माइनस मिश्र धन। आप देखो, ए लोन टू बी रिपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा था, रेट है हमारे पास 10% पर एनम। तो 10% पर एनम को अगर मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ, देखो ब्रैकेट में होता है हमारे पास फॉर्मूले में 1 + r/100 की पावर n।
तो हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अगर हम 10%, तो देखो 10% आप रखोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 11/10 बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 10% का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है 11/10। ये बहुत सारे सवालों में काम आता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। फ्रैक्शन वैल्यू ये लिखवाई भी जाती है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होगा तब लिखवाई भी जाएंगी। आप देखें उसने बोला है कि 10% की दर है, ठीक है, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 3872, देन व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड इन हिज इंस्टॉलमेंट प्लान। तो उसके इंस्टॉलमेंट प्लान में बताना है कि उसने इंटरेस्ट कितना पे किया है, तो आपको इंटरेस्ट ही निकालना है। तो देखो आपको पता होगा जब हम इंस्टॉलमेंट निकालते हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, तो ये 10 से 11 होगा पहली बार में, 10 से 11, दूसरी बार में इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई जब फॉर्मूले में क्या होता है 1+r/100 की पावर n, अगर 1 साल है तो सिंगल पावर है, 2 साल है तो 2 पावर हो जाएगी तो स्क्वायर होगा, 3 होती तो क्यूब भी होता है इसमें। तो इसका स्क्वायर होगा 100, इसका स्क्वायर होगा 121। अब उसने बोला था कि जो भुगतान कर रहा है वो समान वार्षिक किस्तों में कर रहा है, तो समान है किस्त का मान, तो किस्त अगर बराबर है तो आप देखो किस्त बराबर होनी चाहिए, ये 121 है तो ये भी 121 होना चाहिए, तो आप इसमें 11 की गुणा करेंगे, तो इसमें भी 11 की गुणा कर देंगे, जिससे दोनों किस्त हैं वो बराबर हो जाएंगी। आप देखें ये तो हो गया 110, ये हो गया 121, ठीक है, हो गए दोनों बराबर। तो आप देखिए हमें बताना था ब्याज कितना आ रहा है, जो किस्त है वो तो 121 की है, और ब्याज जो आ रहा है यहाँ पर तो आ रहा है 11 रुपये का, और यहाँ आ रहा है 21 रुपये का, तो जो ब्याज है टोटल वो 11 + 21 यानी कि 32 रुपये का ब्याज है। आपको 32 के इक्वल बताना है यहाँ पर, और 121 के बराबर दे रखा है 3872, तो लिख देते हैं अब हम 121 के बराबर है हमारे पास 3872, 1 के बराबर निकालते हैं। देखो 11 से भी कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 से हम 121 ही काटते हैं, 12 तिया 36 होते हैं तो 3 बार पढ़ते हैं, तो 36 और 3 363 हो जाएगा, 121 दिया, हमने 3 बार कटिंग की है पहले, ठीक है। अब 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2, फिर 2 लिख लीजिए आप। अब 121 का दुगना है ये, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो 1 के बराबर आ गया आपका 32, ठीक है जी। आपके बराबर आपके पास आ गया 1 के बराबर 32, आपको बताना है टोटल ब्याज वो है 32, तो आपको 32 के इक्वल बताना है, तो 32 के इक्वल बताओगे तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा जी, तो 32 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1024, ये याद होना चाहिए आपको 1024, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं एग्जाम में, इसी वजह से स्क्वायर आपको 40 या 50 तक याद होनी चाहिए, कम से कम 40 तक तो याद हो, बाकी उसके बाद आपकी श्रद्धा है। आप देखें आगे क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसने बोला है हमसे कि ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 4 दिन तक काम निकालते हैं। देखो ए और बी, 2 पर्सन है हमारे पास, ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। देखो मैं आपको बताऊं 10 और 15, मैंने ऑफलाइन बैच भी पढ़ाए हैं, मैं ऑनलाइन अब भी पढ़ा रहा था, तो मैंने तब भी बच्चों को बताया था कि 10 और 15 आप याद ही कर लीजिए, 6 होता है। अगर आपको याद होता तो आपको बहुत आसान होता, क्यों, क्योंकि 4 दिन में 2/3 काम होता, 2/3 काम, तो 1/3 काम कर रहा है 12 दिन में, पूरा होता 36 दिन में, आपको 36 का 4/9 निकालना था, 16 इसका आंसर आया था, ठीक है। अब चीज़ें आपको याद नहीं है, ना ही आप मुझसे जुड़े हो, मैंने अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं जैसे जैसे आपको बताता रहूँगा आप वैसे वैसे याद करते रहना, ये क्वेश्चन ओरल हो जाएगा, आप कुछ लिखना नहीं पड़ेगा इसमें। फिलहाल मैं समझा देता हूँ इस तरीके से, कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में तो रीड कर लेते हैं एक बार पूरा सवाल फिर। कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, वे 4 दिन तक साथ काम करते हैं, तो इन दोनों से 4 दिन काम कराना है। शेष काम सी द्वारा अकेले 12 दिन में किया जाना है। सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कुल काम के 4/9 भाग को कराना है, कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप देखें कि काम को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो काम ऐसा लीजिए जो 9 का टेबल आ जाए, तो 90 मान सकते हैं। फिलहाल आपको एकदम से ध्यान नहीं आएगा तो आप एलसीएम ही ले लीजिए, 10 और 15 30, इसी से बता देते हैं, ठीक है। वैसे आसानी रहती है जो डिवाइड में नंबर हो उसके अकॉर्डिंग डिजिट मानने का। तो देखें 10 से डिवाइड करोगे 3, 15 से डिवाइड करोगे 2, इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है। कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, तो दोनों से मिलकर 4 days काम कराना है, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 है, 5 एफिशिएंसी से 4 दिन अगर ये काम करेंगे तो 20 काम हो जाएगा, तो 20 काम के बाद जो बचा है काम वो 10 बचा है। तो आप देखें उसने बोला है द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी
अलोन इन 12 डेज, तो कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 12 डेज। तो ये काम करा किसने है, किसने करा ये काम, सी ने करा है, वो भी 12 दिन में। तो काम है कितना, 10 काम। तो आप देखेंगे कि 10 काम करने में सी को लग रहे हैं 12 दिन। भाई 10 वर्क है हमारे पास, 10 वर्क था, 10 वर्क करने में सी को लगे हैं 12 दिन, ठीक है जी। अब हमें कराना है टोटल काम सी से, तो सी टोटल काम 30 है, तो 30 काम करने में सी को कितने दिन लगेंगे पहले ये देखना है। तो आप देखो इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना दिन लगेंगे सी को, तो सी को जो लगेंगे पूरा काम करने में 36 दिन लगेंगे, ठीक है जी। सी को पूरा काम करने में लगेंगे 36 दिन, लेकिन हमें पूरा काम नहीं कराना सी से। उसने यही कहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 4/9 ऑफ द टोटल वर्क। हमें 4/9 वर्क कराना है, तो 36 का 4/9 निकालना है हमें बस, 36 इंटू 4/9। तो 9 से काटेंगे आप इसे 4 बार, 4 चौक 16 आपका आंसर आ जाएगा। यही मैंने बताया था 16 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपको सीखते सीखते याद करनी पड़ती हैं, जिससे आपके सवाल ओरल होने लगते हैं। आगे देखते हैं हम। उसने बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRh। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर होता है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना है और पाई हमें लेना है 22/7। अब आप देखें इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2πRh, इसको बोल रहा है वो 1320, ठीक है जी। उसने बोला है एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10.5। जो रेडियस है उसको मैं लिख रहा हूँ 21/2, 10.5 भी लिख सकते हो आप, 21/2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो इस मुझे ये नहीं पता कि सभी बच्चे ऐसा करते नहीं करते, लेकिन मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि जब उनके पास रेडियस होती है और वक्रपृष्ठ होता है मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है, तो वो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर और एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। एच की वैल्यू फाइंड होने के बाद, एच की वैल्यू आने के बाद वो क्या करते हैं, πr² में आयतन निकालते हैं। वॉल्यूम पूछा है ना, तो वॉल्यूम का फार्मूला तो ये होगा πr²। तो वो पहले एच फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू रख के और यहाँ निकालेंगे। लेकिन आप सिंपल सी चीज़ देखें, मैं इसी से ही कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो मेरे पास कहीं दे रखा है 2πRh, मुझे इसे πr² बनाना है। अगर मुझे इसे πr² बनाना है तो मैं इसमें r की मल्टीप्लाई करूं, तो देखो r की मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये r² हो जाएगा, 2π इस r² हो जाएगा, यानी कि आयतन का डबल। तो और मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से 2 कैंसिल होकर कितना बचेगा, πr²। तो मुझे सिंपल यही करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और आधा करना है, आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं निकालना, मुझे h पूछा ही नहीं है। तो आप देखें 1320 में गुणा करूंगा मैं रेडियस की, कितना है ये 21/2, और मैं इसका आधा भी कर दूंगा, ठीक है जी। अब 4 से आप इसकी कटिंग करेंगे, 33 चौका होते हैं 132, तो ये 33 बार कट जाएगा। अब आपको गुणा करनी है, 21 × 63, 21 × 63, 63 और 6 होंगे 9, तो ये 3 0, तो 6 9 3 0 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप खुद देखें, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो सिंगल लाइन लिखनी है आपको आंसर निकालने के लिए। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जबकि ये वैल्यू तो दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं लिखना है इसमें। तो आंसर आ गया 6930। आगे देखते हैं बच्चों। इसने बोला है सम स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। कुछ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं स्कूल ए में एंड 65% ऑफ दैम पास्ड, यानी कि जितने भी अपीयर हुए हैं उसका 65% ही पास हुए हैं। 100% कह रहा है मोर स्टूडेंट अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल बी देन स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए, यानी कि 100% मोर देन, यानी कि ए में जितने स्टूडेंट हैं उससे 100% ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, किसमें, बी में। तो आप देखें हमारे पास ए और बी दो स्कूल हैं, मैंने माना ए में 100 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो बी में 100% ज़्यादा होंगे, तो 200 होंगे, ठीक। अब उसने पहली लाइन में हमसे बोला था जो अपीयर्ड स्टूडेंट हैं ए में उसमें 65% ही पास हो पाए हैं, तो जो अपीयर्ड हैं उसका 65%, यानी कि इसका 65% ही पास होंगे, ठीक। 65% होगा 65। अब आगे देखते हैं, इफ़ 75% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन दैट एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टुगेदर पास्ड, यानी कि इन दोनों में मिलाकर जो स्टूडेंट हुए हैं वो 75% पास हुए हैं, यानी कि 300 का 75% ही पास हुआ है। देखो 100 का तो 65% 65 आ गया था,
लेकिन 300 का 75% 75 निकालना पड़ेगा, ये हुआ 225। आपको फिर 200 पे निकालना पड़ेगा। तो उसने आपसे पूछा है देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इन स्कूल बी। तो इसने फेल स्टूडेंट पूछे, पास पास देकर फेल पूछ लिए। देखो मैं दूसरा टेस्ट सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई है। आप परसेंटेज का सेशन देखेंगे तो उसमें मैंने इस टाइप का सवाल कराया है, आपको बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। मैंने टाइप 2 कराया था, उसमें ही इसी टाइप के सवाल थे। आप देखो, इसको मुझे इस तरीके से नहीं लिखना है, मैं इस तरीके से लिखूंगा तो कैलकुलेशन लेंदी बैठेगी। आप देखें, दो स्कूल है हमारे पास, ए और बी, और दोनों को टोटल हमें दे रखा है ए प्लस बी। ठीक है जी। स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट यहाँ पर है तो दो स्टूडेंट यहाँ होंगे, और टोटल स्टूडेंट होंगे 3। ये 1 2 3 कैसा आ गया? उसने बोला है ना कि 100% ज़्यादा हैं, ए से 100% ज़्यादा है बी में, तो अगर ए में 1 है तो बी में 2 ही होंगे। अब उसने हमसे फेल स्टूडेंट की परसेंटेज पूछी है, तो हम 5 स्टूडेंट को लेंगे नहीं, हम फेल स्टूडेंट ही लेंगे, जिससे हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आप देखें, उसने कहा है कि ए में जो अपीयर्ड हुए थे उसमें 65% पास हुए हैं, तो 65 अगर पास हैं तो 35 फेल होंगे, तो मैंने 35% ले लिया यहाँ पर। ठीक। और जो दोनों स्कूल हैं उनको मिलाकर 75% टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं, तो दोनों को मिलाकर 3 हैं, 3 में से 75% पास हुए हैं। तो आप देखो, जिन्होंने मेरी परसेंटेज का सेशन देखा होगा तो उन्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन है ये। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 35, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 या 225। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पर 75 नहीं आना है, क्योंकि 75% स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है ना, टोटल 75 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो यहाँ 25 आना है, हमें फेल स्टूडेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो आप 25 लेंगे, तो आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से हो जाएगा 75। अब आप देखें, 35 यहाँ पर है, 75 यहाँ पर है, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 75 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 40। आपको बस 2 से डिवाइड करना है इसे, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो आप देख लेंगे, क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको चीज़ें सही से रखनी आनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आप देखें, हमारे पास होता है भाज्य बराबर भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी। तो देखो, ऐसे होता है जैसे हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, ये इसका क्यूशेंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक है ना, तो देखो, ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेषफल। तो क्यूशेंट होता है, तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है, ए बी बराबर ए क्यू प्लस आर। ये इक्वेशन बनती है, आप ये भी याद रख सकते हैं। तो बी बराबर ए क्यू प्लस आर, इसमें वैल्यू रखते हैं। क्वेश्चन में जो कह रहा है, उसने बोला है यदि शेषफल 26 है, तो सबसे पहले आप देखें शेषफल है 26, या 26 रख दीजिए। ठीक है, और उसने बोला है एक विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है। भाजक जो है भागफल का 18 गुना है। देखो, इसका 18 गुना है, अभी हमारे पास भाजक नहीं है तो मैं 18 गुना नहीं कर रहा। और उसने लिखा है और शेषफल का 9 गुना है, तो जो शेषफल है उसका 9 टाइम्स है भाजक, तो इसका 9 टाइम करना है आपको। 26 का 9 गुना करेंगे तो 26 गुणा 9 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो 26 गुणा 9 है, ये भागफल का 18 गुना है, तो आप इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल आ जाएगा, तो 18 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। तो आपके पास इक्वेशन बन गई। उसने आपसे यही पूछा है डिविडेंड क्या है। इफ ए डिवीजन ऑपरेशन द डिवाइजर इज 18 टाइम द क्यूशेंट, तो ये डिवाइजर है और ये क्यूशेंट है, एंड 9 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, ये 9 टाइम्स है रिमाइंडर का। कौन सा? जो हमारा डिवाइजर है वो 9 टाइम्स है किसका? रिमाइंडर का। इफ द रिमाइंडर इज 26 देन फाइंड द डिविडेंड। आपको डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड क्या है। आप सिंपल ना कैलकुलेशन करनी है आप, तो हमें देखो 13 का स्क्वायर है हमारे पास, या फिर 26 नहीं 234 कर लीजिए, और उसके बाद 13 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हुआ 13 चौका 52 का 2, हाथ लगा 5। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने परसेंटेज लिखवाई थी आपको, परसेंटेज में मैंने 1/13 की वैल्यू लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी 1/13 की वैल्यू? 7:9/13, 7 से ही 9/13 है। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी जिसमें 23 गुणा 13 आया था, 3/13 की वैल्यू।
तो आपको 23 तेरियम डायरेक्ट करना है, ये याद रखना है। 23 तेरियम होता है 299, 299 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 होते हैं 14, तो 304। अब प्लस कितना बच रहा है हमारे पास 26, अब 26 जोड़ दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 30, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, 3068। हमारे पास आ गया 3068, यही आंसर है हमारे पास। आगे देखते हैं। इसने बोला है 14 संख्याओं का जो औसत है वो 73.5 है। दो संख्याओं 60 और 63 को दो संख्याओं 60 और 63 को संख्याओं 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी बदल दिया जाता है। उसमें से एक संख्या x को शामिल कर दी जाए तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। तो x का मान बताना है। आप देखिए कह रहा है द एवरेज ऑफ 14 नंबर इज 73.5। जो 14 नंबर है हमारे पास उनका एवरेज है 73.5, 73.5। ठीक है जी, 73.5। उसके बाद उसने बोला है इसमें के दो नंबर हैं जो 60 और 63 हैं, जो 60 और 63 हैं, यानी कि टोटल 123 है। ठीक है, यानी कि टोटल 123 है। उनको शिफ्ट कर दिया है, आज शिफ्टेड बाय द नंबर, किस नंबर से? 58 और 70 से। 58 और 70 को देखेंगे तो ये होगा 128, यानी कि हमारे जो एक्चुअल नंबर थे वो 123 था जी। हमारा जो नंबर था 123 था, हमने उसे 128 से शिफ्ट कर दिया है। तो कितना ज़्यादा लिखा है हमने इसे 5, हमने 5 बढ़ा दिया। तो आप देखें हम जब 5 बढ़ा रहे हैं तो हमारा एवरेज 5 से बढ़ना चाहिए। ठीक है, और 5 से बढ़ना चाहिए, 14 नंबर में बढ़ना चाहिए। लेकिन इसने कंडीशन आगे भी चेंज की है, एंड ए नंबर x इज एडिड टू इट, यानी कि अब हमारे पास नंबर हो गए हैं 15। ठीक है, नंबर हो गए हैं 15। ये कह रहा है एडिड टू इट देन द एवरेज ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 1.5। अब देखो आपका जो एवरेज है वो टोटल 1.5 इंक्रीज हो गया है। आप देखें 1.5 इंक्रीज होने का मतलब है आने वाला नंबर ज़्यादा का आया होगा, तभी तो एवरेज बढ़ेगा। देखो वरना 5 अगर बढ़ रहा होता 14 जने में, आप 5 को डिवाइड करते 14 से, तो इतना एवरेज नहीं बढ़ पाता 1.5, यानी कि आने वाला नंबर और ज़्यादा का आया है। तो आप देखें 1.5 इंक्रीज हो रहा है कितने नंबर में? 15 नंबर में। तो आप 15 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 22.5, यानी कि जो नंबर था वो 22.5 इंक्रीज का आना था। लेकिन पहले से ही हमारे पास 5 ज़्यादा हैं, तो 5 ज़्यादा है तो इसमें से 5 माइनस करेंगे हम। जब हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5। ठीक, यानी कि वो जो नंबर है, एक एक्स्ट्रा जो नंबर आया है, ए नंबर जो आया है, एक्स नंबर जो आया है, वो 17.5 एक्स्ट्रा आया है। तो 73.5 से कितना एक्स्ट्रा आया? 17.5। तो 73.5 प्लस 17.5। ठीक है जी, जोड़ देंगे, जीरो बन जाएगा ये तो। 7 3 10 का 1 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, तो 91 नंबर का आया है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं। कह रहा है ए और बी ने एक स्थान एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया है। रास्ते में बिंदु मध्य नहीं है, रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स स्थानों तक पहुंच जाते हैं, और पहुंचने में क्रमशः 3.2 और 7.2 आवर्स लगते हैं। ठीक, उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय घंटों में कितना था? आप देखें, हमने माना डिस्टेंस ही है। ठीक है, देखो जिन बच्चों ने इस टाइम एंड स्पीड अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्हें पता है कि इनका अनुपात जो होता है उसको अपोजिट कर देते हैं और स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो हमारी स्पीड का रेशो बन जाता है। स्पीड का रेशो बन जाता है। अभी समय पूछा है, समय भी निकालना है हमें। आप देखें हमारे पास हमने मानी डिस्टेंस इतनी है, ए और बी ने एक साथ क्रम से चलना शुरू करा है एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर। ये एक्स स्थान है, ये वाई स्थान है। ठीक है जी, ए एंड बी साइमल्टेनियसली स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक एक्स से जा रहा है और एक वाई से जा रहा है। आफ्टर मीटिंग एट ए पॉइंट एम ऑन द वे, माना एम यहाँ पर है, चलो। आफ्टर मीटिंग एट पॉइंट एम ऑन द वे ए एंड बी टुक, तो देखो ए यहाँ से आ रहा था, ए मिला इसे यहाँ पर, बी से ही मिला है, तो ए से पहुँचा है 3.2 आवर में। तो ए को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में लगा है 3.2 आवर्स। ठीक है जी, और बी को जो लगे हैं वो बी को कह रहा है, बी को लगे हैं 7.2 आवर्स। ठीक है जी, तो मिलने के बाद का जब भी समय देगा तो आपको ध्यान रखना है जो टाइम है, टाइम के रेशो का उल्टा करें और उसका अंडर रूट कर दें, तो ये जो बनेगा हमारा स्पीड का रेशो बन जाएगा। ठीक है जी, तो हम स्पीड का रेशो बना लेते हैं, पहले इनका रेशो लेते हैं, अंडर रूट करते हैं, उसका अपोजिट कर देंगे। तो आप देखें 3.2 बटे 7.2, कटिंग करेंगे, 8 चौक 32, 8 निम 72, तो ये अंडर रूट करेंगे आप इसका, तो ये बनेगा 2 और 3।
तो देखो 2 और 3 बनाए, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2। तो ये हमारा स्पीड आ गई है S1 और ये आ गई है S2, यानी कि पहले वाले पर्सन की स्पीड और दूसरे वाले पर्सन की स्पीड। आप देखें पहला वाला पर्सन 3.2 आवर्स तक जा रहा है 3 की स्पीड से, तो देखो 32 में 3 की गुणा करेंगे तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 9.6। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई 9.6। अब हम 2 की स्पीड से जाएंगे 72 तक, तो इसमें 2 की गुणा करेंगे, ये स्पीड आई है ना, स्पीड इंटू टाइम करके टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। टोटल डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने हमसे टाइम पूछा है। ठीक है जी, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.4। तो देखो ये डिस्टेंस तो है 14.4, ये डिस्टेंस है हमारे पास 9.6। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस हो गई 24। अब उसने कहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम टू रीच पॉइंट एम, तो दोनों को कितना समय लगा एम तक आने में। तो दोनों को कितना समय लगा है, तो दोनों की स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी 3 और 2 5। तो जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.8 बन जाएगा, यही उसने हमसे पूछा है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे या तो स्पीड पूछ लेता था या डिस्टेंस पूछ लेता था, लेकिन इसने स्पीड डिस्टेंस ना पूछ के सीधे टाइम पूछा है, जिसमें आपको अल्टीमेट स्पीड भी निकालनी पड़ी है और डिस्टेंस भी निकालनी पड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर समचतुर्भुज हो, आपको ट्रिपलेट याद करनी पड़ेंगी, जैसे 3 4 5 होता है, 3 + 4 = 5 होता है। ठीक है ना, 9 40 41 होता है। ऐसे कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको दे रखा है 148। एक समचतुर्भुज है हमारे पास, एक समचतुर्भुज है, इसका जो पेरीमीटर है वो 148 है। तो देखो 148 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 37 37 37 और 37, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो 4A होता है। सेमी जो हमारा रोम्बस है, रोम्बस के सारी साइड इक्वल होती हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 148, तो मैंने इसे 4 से डिवाइड कर लिया, ये बनेगा 37। इसने बोला द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 70, इसके एक डायगोनल की जो लंबाई है वो 70 दे रखी है। ठीक है जी, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशो 7:3। तो देखो इसका एरिया जो है 1/2 D1 × D2 होता है, D1 × D2 ये एरिया होता है रोम्बस का। ठीक है, और इसका एरिया जो इक्वल है वो रेक्टेंगल के एरिया के है L × B, इसके एरिया के इक्वल है। ठीक है, अब उसने L पूछा है तो आपको पहले एरिया निकालना है और उसके LB के इक्वल रखना है, बस इतना सा करना है। ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है। आपको कमांड ऐसी होनी चाहिए जो डायग्राम ना बनाना पड़े। आप देखें इसका एक डायगोनल दे रखा है 70, तो आपको पहले दूसरा डायगोनल निकालना है। तो आपको ये पता होगा कि जब रोम्बस होता है उसके डायगोनल जहाँ हम कट करते हैं तो सबसे पहली बात वो डायगोनल को इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा बांटते हैं। आधा आधा बांटने के साथ साथ और जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे भी कट करता है। ठीक है, तो आप ये देखिए 70 का हो जाएगा 35 और ये 35, ये 37 दे रखा है। हमारी ट्रिपलेट होती है 12 + 35 = 37, ये ट्रिपलेट होती है। तो देखो 12 + 35 जो करोगे तो आएगा 47, मैंने 37 लिखा है, ये गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखी है ये, यानी कि 12 का स्क्वायर + 35 का स्क्वायर बराबर होता है 37 का स्क्वायर। याद हमने ऐसे कर रखा है 12 35 37 होता है। तो आप देखो ये 35 है, ये 37 है, तो ये 12 होगा। दूसरा डायगोनल भी हमारे पास कितना हो गया, 12 और 12 24, क्योंकि 12 ये डायगोनल भी इक्वली डिवाइड हुआ होगा। तो हमारे पास एरिया आ गया 1/2, एक डायगोनल था 70, एक डायगोनल आ गया 24। ठीक है, 12 12 24 निकाला है हमने। ठीक है जी, 12 12 24। अब ये बराबर लिखना है L और B के। तो आप देखो लंबाई जो है वो रेशो में दे रखी है 7x और 3x, x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो x² बन जाएगा, गलती होने के चांस हो जाते हैं अगर हम x नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x × 3x। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखो 7 से कटिंग करोगे आप इसकी 10 टाइम, 3 से कटिंग करोगे ये 8 और 2 से कटिंग करोगे 4। तो आपके पास बना x² बराबर 10 × 4। जब आप इसमें अंडर करोगे तो x बराबर आ जाएगा आपका, देखो 4 का अंडर करोगे तो 2 हो जाएगा और अंडर में 10 रह जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 2√10। उसने हमसे पूछी है लेंथ, लेंथ है 7x, लेंथ है 7x, तो 7 × 2√10 करना है आपको। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये रहा हमारा आंसर 14√10।
ठीक है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, आपको लग रहा होगा क्योंकि ये डायग्राम बनाना पड़ गया है, जबकि हमें डायग्राम नहीं बनाना, हमें डायरेक्ट यही लिखना है। आप देखें 148 का 4 से भाग करोगे 37 होगा, इसे 2 से भाग करोगे 35 होगा। 37 और 35 देखते ही आपको 12 ध्यान आना चाहिए, 12 35 37 होते हैं क्योंकि, तो दूसरा डायगोनल हो गया 12 12 24, तो 1/2 दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई बराबर रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, बस यही रखना है और कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसका। इसने बोला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इज 8% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल के लिए 8% की दर है। देखो पहले 3 साल के लिए हमारी जो रेट है वो 8% है, ठीक है। अब परसेंट लिख देते हैं, लो जी। उसने बोला है 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, तो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए जो हमारे पास जो रेट है वो 10% है, ठीक। हमारे पास 7 साल हो चुके हैं। उसने बोला है एंड 16% पर एनम आफ्टर 7 ईयर्स, तो 7 साल हो गए थे, उसके बाद जो रेट आएगी वो 16% आएगी, लेकिन कितने साल का है हमें पता नहीं अभी। उसने बोला ए पर्सन रिसीव्स 11,340 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर। देखो 10 साल का ब्याज है ये हमारे पास, तो 4 और 3 7 साल हो चुके हैं, तो 3 साल बचेंगे। तो आप देखें हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8×3 = 24%, यहाँ पर आ रहा है 40%, और यहाँ पर आ रहा है 16×3 = 48%, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्याज आ रहा है वो 48 40 और 24 आ रहा है, ठीक है। उसने कहा था किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज 8% है, तो 3 वर्ष के लिए 8% कर दिया हमने, 8×3 = 24। उसके बाद उसने हमसे कहा था अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, तो हमने 4×3 = 40 कर दिया। 7 वर्ष के बाद 16% दर होगी, और टोटल 10 साल का समय है, तो हमें 7 साल हो चुके, तो 3 साल बचे थे, तो 16×3 = 48 कर दिया। तो हमारे पास टोटल ब्याज जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। इस ब्याज को कह रहा है वो 11,340। राशि पूछी है कितनी निवेश किया, मूलधन पूछा है, तो देखो इसके इक्वल रखना है, 100 के बराबर बताना है, क्योंकि परसेंटेज में है। जोड़ देते हैं जी। देखो ये हुआ 64, 64 और 48 आप जोड़ेंगे तो ये हो गया था हमारे पास 64, 64 और 48 जोड़ना है, 6 4 10 होंगे, 8 4 12 होंगे, तो ये हो जाएगा 112। 112 के बराबर है हमारे पास 1134 जीरो। आप देखें 112 जो होता है वो 16 7 112 होता है, तो आप 16 से काटना मत, पहले 7 से काट लेना। 16 से काटें, 7 से काटें 16 बार, 7 से काटते हैं इसे, तो आप 7 से काटेंगे इसे, 7 एकम 7, बचा कितना, 7 4 11 4 बचेगा, फिर बचेगा 7 6 42, फिर हमारे पास क्या बचेगा 42 के बाद 7 6 42, 1 बच गया, 14 हो गया, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 1620। तो आप देखें 16 के बराबर आ गया 1620। अब आपको डिवाइड करना है 1 से, तो 1620/16 और 100 के बराबर निकालना है बस। अब आपके ऊपर है कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे, देखो अगर ये हमारे पास 1616 होता, 4 बच जाता हमारे पास, 1616 होता तो ये 101 बार कटता, 4/16 होता है 4/16 होता है 1/25, तो 4/16 का मतलब 1/4 होता है, कटिंग करोगे तो 1/25 आ जाएगा, तो 101 25 ये हमारा आंसर हो जाएगा कटिंग करके, ठीक है जी। तो ये हो गया 101 25, ठीक है। तो कटिंग करने में भी परसेंटेज टेबल का बहुत बड़ा रोल आता है। आज ही 3 सवाल में रोल मैंने बता दिया है, पहली सीट कराई थी उसमें भी परसेंटेज टेबल का यूज़ आया था, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और जो परसेंटेज नहीं पढ़े हैं सही से, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइड कैसे करें, तो मेरा लेक्चर जरूर देखें परसेंटेज का, ठीक है। मिलते हैं हम कल दोबारा से अपने नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।